एंड वेलकम टू क्रैकिट। एसएससी जेई की कंप्लीट रिवीजन के लिए क्रैकिट टीम ने एक 2020 सीरीज को लॉन्च किया है। इन 2020 सीरीज में हम 20 क्वेश्चंस को लेते हैं और उस 20 क्वेश्चंस में एक कंसेप्ट को पूरा रिवाइज करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एंट्रोपी और 2020 सीरीज थर्मोडायनेमिक्स का आज ये थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर के बाद जो हम 20 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं एंट्रोपी के, इस लेक्चर के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए और उनमें से कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन या कंसेप्ट नहीं होगा जो आज आपका रिवाइज ना हुआ हो। तो आज हम पूरी की पूरी एंट्रोपी को रिवाइज करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हम हर एक क्वेश्चन में कोई अगर ट्रिक यूज हो रहा है तो वो ट्रिक भी आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एंट्रोपी। अब यहां पे देखिए एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, बट वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आपको पता है कि एंट्रोपी डायरेक्टली लिंक करती है एनर्जी के साथ, ऐसा क्यों? क्योंकि एंट्रोपी बढ़ने के साथ साथ आप पूरी एनर्जी का कुछ पार्ट अनअवेलेबल कर दोगे टू डू सम यूजफुल वर्क। अब एंट्रोपी जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी अनअवेलेबिलिटी भी बढ़नी स्टार्ट कर जाएगी। इट मींस टोटल एनर्जी का कुछ पार्ट ही आप यूज कर पाओगे टू डू सम यूजफुल वर्क। अगर एंट्रोपी डायरेक्टली लिंक कर रही है एनर्जी के साथ, और आपको पता है एनर्जी और मास ये दो ऐसे यूनिट हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर। तो अगर एनर्जी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है और एंट्रोपी एनर्जी के साथ लिंक कर रही है, और हमें पता है वो प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हो उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इट मींस एंट्रोपी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। बिल्कुल क्लियरली हमने प्रूव कर दिया कि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही है। मैं नेक्स्ट बात करता हूं पॉइंट फंक्शन की। प्रॉपर्टी आपकी कोई भी हो वो पॉइंट फंक्शन होता है। कहने का मतलब अगर आप पीवी डायग्राम की बात करो, पीवी डायग्राम में अगर आप पहले किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे गए हो, तो अगर आपको पाथ से कुछ भी मतलब नहीं है कि आप कौन से पाथ से गए हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि आपकी इनिशियल कंडीशन क्या थी और फाइनल क्या है। तो वो होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमेशा डिपेंड करती है पॉइंट के ऊपर। तो इसीलिए ये एंट्रोपी एक पॉइंट फंक्शन है। नेक्स्ट मैं चलता हूं सी के ऊपर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल देख लेते हैं। अगर मैं आप बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो टोटली मास के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं जिस रूम में बैठा हूं अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो आप बोल पाओगे कि वॉल्यूम हाफ हो गया, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल जरूर होगी। कहने का मतलब अगर मैं डीवी को डिफरेंशिएट करूं और मैं पॉइंट फर्स्ट से सेकंड में जाऊं तो मैं इसको लिख पाऊंगा v2 माइनस v1। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। बट अगर मैं किसी पाथ फंक्शन की बात करता हूं, सपोज मैं बात करता हूं वर्क की, ये एक पाथ फंक्शन है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे गया हूं, इनिशियल और फाइनल कंडीशन मेरे को पता है, तो मैं इसमें कभी नहीं लिख पाऊंगा W2 माइनस W1। कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक जो मैं वर्क की बात कर रहा हूं ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। बट वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। तो मेरा आंसर यहां पे होगा डी। क्यों? क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन, एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस इज हाईएस्ट इन विच फेज एंड लोएस्ट इन विच फेज। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सभी स्टूडेंट को एक बात तो पता है कि एंट्रोपी इज द रैंडमनेस। अब रैंडमनेस तक सभी को पता है, बट क्लैरिटी माइंड में नहीं है कि रैंडमनेस है क्या। अब यहां पे देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं कि सबसे पहली बात, एंट्रोपी आपको पता होना चाहिए कि 5 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। क्या क्या है वो चीजें? टेम्परेचर, वॉल्यूम, फेज चेंज अगर आपका करता है, मिक्स करते हो आप दो गैसेस को, या आपकी अलग अलग गैसेस की कंपोजिशन, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है एंट्रोपी। अब देखिए कैसे। रैंडमनेस को आप ये मान के चलिए कि एक प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है द मोर नंबर ऑफ वे यू गेट द मोर एंट्रोपी विल बी। कहने का मतलब जितने ज्यादा आपके पास रास्ते होंगे किसी चीज को अरेंज करने के, उतनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। हम देखते हैं कैसे। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा अगर तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो आपके पास ज्यादा एनर्जी है। अब आप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे कि किसको कितनी देनी है, किसी को ज्यादा देनी है, किसी को कम देनी है, किसी को और कम देनी है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास थर्मल एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। तो मोर नंबर ऑफ वे आपके पास बढ़ जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपकी एंट्रोपी बढ़ी। क्लियर? अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, छोटा सा वॉल्यूम है मेरे को पता है यही वॉल्यूम है, यहीं पे मेरे को अरेंजमेंट करना है हर चीज का। बट जैसे मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो मेरे पास अरेंजमेंट करने के लिए नंबर ऑफ वे बढ़ गए।
अगर नंबर ऑफ वे बढ़ गए मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, मतलब रैंडमनेस बढ़ गई। तो वॉल्यूम चेंज के साथ साथ भी वॉल्यूम बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ गई, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ वे है मेरे पास अब उस चीज को अरेंज करने के, तो एंट्रोपी बढ़ी वॉल्यूम के साथ साथ। ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ वे आप इंक्रीज कर रहे हो, एंट्रोपी बढ़ रही है। फेज चेंज की बात करूं, अब फेज चेंज की अगर बात की जाए ना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स पे आना है। और यहाँ पे ध्यान भी रखिए, फेज चेंज में आपको माइक्रोस्टेट के ऊपर ध्यान में रखना है। माइक्रोस्टेट का मतलब सॉलिड, सॉलिड के पास माइक्रोस्टेट सबसे कम है, लिक्विड उससे ज्यादा है, गैस सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसलेशन होता है जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो, और लिक्विड से जब गैस में जाते हो फिर से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसलेशन होगा। तो कहने का मतलब माइक्रोस्टेट्स बढ़नी स्टार्ट कर जाएंगे, तो माइक्रोस्टेट बढ़ने के साथ साथ आपका एंट्रोपी बढ़नी स्टार्ट करती है। अगर मैं मिक्सिंग की बात करूं, दो गैस को मिक्स करोगे तो एंट्रोपी ऑटोमेटिकली बढ़नी स्टार्ट कर जाएगी। और कंपोजिशन की बात करूं, यहां तक कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग एंट्रोपी प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर? ये दो जो पॉइंट हैं, ये हमारे जो जेई का एग्जाम है उसमें नहीं पूछा जाता, बट ये तीनों में से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको तीनों क्लियर कर दिया, एंट्रोपी कैसे बढ़ती है इन तीनों चीजों के साथ साथ। अब यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए गैस। क्यों? क्योंकि आपने फेस में देखा कि इंटर मोलिकुलर जो इंट्रैक्शन है वो मोलिक्यूल्स का टूटना स्टार्ट होता है, तो नंबर ऑफ रैंडमनेस बढ़ती है मोलिक्यूल्स की। तो गैस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी होनी चाहिए और सॉलिड में सबसे कम। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ट्रू रिगार्डिंग द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द परफेक्ट गैस। यहाँ पे डेरिवेशन की फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा डेरिवेशन हमें इधर उधर करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी अगर बोले तो टीडीएस इक्वेशन हमारे माइंड में आनी चाहिए, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। तो टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, और टीडीएस इज इक्वल टू डीएच माइनस वीडीपी। ये दो टीडीएस इक्वेशन तो ऐसे हैं कि आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है आया कैसे, तो सिंपल सी बात है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी होता है, ये तो आपको पता होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से। देन डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी होता है। तो यहाँ पे डी क्यू को आप टीडीएस लिख सकते हो, तो इस इक्वेशन में टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी आ जाएगा। और दूसरी बात, इंथैल्पी होता है आपका यू, इंटरनल एनर्जी, प्लस पीवी जो फ्लो वर्क होता है। तो यहाँ पे डीएच इज इक्वल टू डी यू प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो आप, पीडीवी प्लस वीडीपी आ जाएगा। अगर ये आ गया तो डीएच माइनस वीडीपी इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, और डी यू प्लस पीडीवी टीडीएस होता है। तो दोनों इक्वेशन आपकी यहां से प्रूव हो जाएंगी, बट ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अब टीडीएस इक्वेशन अगर आपको पता है तो आप डीएस इज इक्वल टू टी से सभी को डिवाइड कर दीजिए। तो इस इक्वेशन में टी से डिवाइड करो, और डी क्या होता है? सीवीडीटी, सभी को पता होना चाहिए इतना तो, सीवीडीटी डिवाइड बाई टी प्लस पी डिवाइड बाई टी इंटू डीवी। अब पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है, तो P डिवाइडेड बाई टी क्या हुआ? आर बाई वी। तो यहां पे आप आर बाई वी लिखिए इंटू डीवी लिखिए, तो ये और सीवीडीटी, तो आपको एक बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। अगर मैं दूसरी बात करूं टीडीएस इक्वेशन की, तो यहां भी हम सेम ही काम करते हैं। डीएस इज इक्वल टू, डीएच को क्या लिखते हैं? सीपीडीटी। तो सीपीडीटी डिवाइड बाई टी माइनस वी बाई टी एंड डीपी। अब यहाँ पे वी बाई टी को क्या लिख सकते हो आप? वी बाई टी को लिख सकते हो आर वाई पी। तो यहाँ पे आर वाई पी और डीपी और माइनस सब कुछ मिलेगा आपको, तो बी इक्वेशन भी बिल्कुल एक्यूरेट है। और सी इक्वेशन को आपने ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि v के साथ dp बाई पी आ जाए और p के साथ dv बाई वी आ जाए। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा जब आप डेरिवेशंस को सोल्व करोगे, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये, अगर और एक्यूरेट आंसर आपको लगाना है, आपके अगर ये दोनों आंसर आ गए तो इसकी तरफ ध्यान ही मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि यहाँ पे डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, तो अगर ये सही है ये सही है तो ये भी सही होगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसके ऊपर दिमाग ही नहीं लगाना हमें, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। तो आंसर आ गया आपके पास डी। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे स्पेसिफिक एंट्रोपी दी है सिस्टम की, जो चेंज हुई है 0.7 से 0.8 किलो जूल पर केजी केल्विन, और सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंज हुई है वो 80 टू 75 किलो जूल पर केल्विन है। मास आपके पास है 80 केजी। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, जो डेल्टा एस टोटल फॉर्मूला है आपके पास, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यहाँ पे जो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी है ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं, तो सिस्टम 0.7 से 0.8 चेंज किया है, फाइनल क्या है? 0.8, तो 0.8 माइनस 0.7 इनिशियल। यहां पे आपके पास आया 0.1 किलो जूल
पर केजी केल्विन। अब पर केजी केल्विन को चेंज करने के लिए मास से इंटू कर दो, तो 80 इंटू 0.1 आपके पास आएगा 8 किलो जूल पर केल्विन। तो ये सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी पता चल गई। अगर सराउंडिंग की बात करूं तो सराउंडिंग 80 किलो जूल पर केल्विन से 75 किलो जूल पर केल्विन चेंज हुई है। तो आप बोल सकते हो -5 किलो जूल पर केल्विन चेंज हुई है, क्योंकि फाइनल 75 थी। तो यहां पे आप इस फॉर्मूले में रखो, तो यहां पे आपके पास आएगा 8 - 5 = 3। अब ये 3 ग्रेटर देन 0 है। अगर आपका सिस्टम जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो ग्रेटर देन 0 अगर आती है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर लेस देन 0 आती है तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर इक्वल टू 0 आती है तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ध्यान में रखिएगा। तो बी आंसर होगा इसका। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे 3 रिजर्वायर आपके पास है, Q1, Q2, Q3 हीट का इंटरेक्शन हो रहा है और आपको वर्क मिल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि Q1 जो है वो इक्वल है Q2 के। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली आपको करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्लोसियस स्टेटमेंट में अप्लाई करूंगा और एनर्जी बैलेंस अप्लाई करूंगा, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसा कभी भी ऐसा इंजन का क्वेश्चन आ जाए जिसमें रिजर्वायर आपको दिए हुए हो और वर्क आउटपुट मिल रहा हो। देखो क्लोसियस इक्वेशमेंट, क्लोसियस स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो आपको पता है डेल्टा क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू 0 है। क्लोसियस स्टेटमेंट ने ये बोला। ये कैसे आया और ये इसको हमने प्रूफ भी किया था पिछले लेक्चर में, तो अगर किसी को डाउट है तो वहां पे जाके देख सकता है। अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 इज इक्वल टू Q3 बाई T3। क्यों? क्योंकि आपको पता है हीट सिस्टम के अंदर आ रही है तो पॉजिटिव लेते हो आप, और सिस्टम से बाहर जा रही है तो नेगेटिव लेते हो। तो नेगेटिव साइन मैं उधर ले गया तो Q3 यहाँ पे पॉजिटिव का आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए Q1 डिवाइडेड बाय, अब Q1 इक्वल टू Q2 है तो मैं दोनों को Q ले सकता हूँ। अब T1 कितना है 1500 प्लस यहाँ भी Q ले लो और यहाँ पे ले लो 1000 इज इक्वल टू Q3, तो Q3 रहेगा क्योंकि इसका पता नहीं है हमें, और यहाँ पे आ गया 300। अब इसको थोड़ा सा आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे Q/6 इज इक्वल टू आ जाएगा Q3/3। क्लियर? यहाँ पे आपको Q3 इज इक्वल टू Q/2 मिल गया। अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लगाइए, डायरेक्ट आंसर आपके पास आएगा। इन इज इक्वल टू आउट कीजिए। अब इन क्या है Q1 प्लस Q2, और Q1 Q2 इज इक्वल टू Q है क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इज इक्वल टू, अब बाहर का निकल रहा है वर्क निकल रहा है और दूसरा Q3 निकल रहा है। तो यहाँ पे Q प्लस Q 2Q, और यहाँ पे Q3 इधर आया तो माइनस Q3 को आप लिख सकते हो Q/2, तो यहाँ पे Q/2। क्लियर? इज इक्वल टू W। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3Q/2 इज इक्वल टू W। क्लियर? अब एफिशिएंसी क्या होता है आपको सभी को पता है। एफिशिएंसी है जितना आपको वर्क मिला और जितना आपने सप्लाई किया हीट। कितना सप्लाई किया आपने? आपने 2 रिजर्वायर से सप्लाई किया है, तो Q1 प्लस Q2, और ये दोनों Q के इक्वल हैं तो 2Q आपने सप्लाई किया है। क्लियर? और W कितना है 3Q/2, तो यहाँ पे आप 3Q/2 इंटू 2Q कीजिए। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3/4, और 3/4 होता है 75%। तो आपका आंसर आएगा सी। सिक्स्थ, which of the following statement is correct? All the reversible cycle operating under the same temperature, maximum and minimum, and working substance have the same efficiency. अगर आपका टेम्परेचर सेम है सोर्स और सिंक का, और उसके बीच में आपने बहुत से रिवर्सिबल इंजन लगा दिए हैं, तो सभी की एफिशिएंसी सेम होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी जो है आपकी वो 1 - T2/T1 होती है रिवर्सिबल के केस में। तो अगर आपने सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर T1 और T2 दोनों सेम रखे हैं तो एफिशिएंसी सभी की सेम होने वाली है। तो ए तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, एंट्रोपी ऑफ एन इंटरनली इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस हमें पता है Q/T प्लस डेल्टा एस जनरेशन। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज की हो, तो ये टर्म तो पॉजिटिव होने वाली है। आगे इन्होंने बोला है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में Q 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो गई। तो आपका डेल्टा एस जो फाइनल बना वो पॉजिटिव बना, तो ये भी वैल्यू बिल्कुल सही है। अब ए और बी हमारे करेक्ट है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। डायरेक्ट सी पे जाने की जरूरत नहीं है। बट अभी हम देख लेते हैं, एन इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज दिस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। सेवंथ में स्पेसिफिक एंट्रोपी वेट स्ट्रीम के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे टीएस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो टीएस डायग्राम में वेपर डोम अगर मैं बनाऊं तो यहां से 0 डिग्री सेल्सियस से आप स्टार्ट करोगे, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचोगे। बॉइलिंग पॉइंट से आपका कौन सा पॉइंट आएगा? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का, और उसके बाद सुपर हीट स्टीम।
ध्यान में आपको ये रखना है कि यहां तक की एंट्रोपी आपकी होगी SF, और अगर आप कंप्लीटली x इक्वल टू 1 तक पहुंच गए हो, x क्या होता है, x आपका होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं 0.9 ड्राइनेस फ्रैक्शन है, देन 0.9 का मतलब है 90% आपकी जो एयर है वो ड्राई है, 10% उसमें वाटर है बाय मॉस। ठीक है, तो बाय मास अगर मैं बात करूं तो 10% वाटर है उसमें। अब यहां पे SG की अगर बात करूं तो SG आपका होगा इस पॉइंट तक, और अगर S सुपर हीट की बात करूं तो वो होगा आपका सुपर हीट पॉइंट तक। तो यहां पे ये पॉइंट आपका होगा SFG। अब SFG क्या पॉइंट है, सपोज कीजिए आप इस पॉइंट पे हो, आपका x 0.75 या 0.8 के करीब है, ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो 80% है, आपकी एयर 80% ड्राई है। तो यहाँ पे अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको SW इक्वल टू लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहां से लेकर आपको यहां तक पहुंचना है, तो इसको कवर करो, SF प्लस x इंटू SFG। अब ये SFG क्या है, SFG है आपका x इंटू SG माइनस SF। तो आपका अब आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है डी। 8th क्वेश्चन में आपके पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी आपकी 4000 केल्विन पे है और दूसरी बॉडी आपकी 2000 केल्विन पे है, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एक हीट ट्रांसफर हो रही है 1000 किलो जूल। अब डायरेक्टली चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, Q बाय T वाला फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा Q चेंज इन हीट। अब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो 1000 किलो जूल हीट ट्रांसफर हुई है, यही अपने साथ एंट्रोपी लेके जाने वाली है। अब यहाँ पे Q बाय T2, क्योंकि Q बाय T2 माइनस Q बाय T1 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से हीट बाहर की तरफ जा रही है तो माइनस, और यहाँ पे अंदर की तरफ आ रही है तो प्लस। तो यहाँ पे Q आपका 1000 आ जाएगा, और 1 बाय 2000 माइनस 1 बाय 4000। ऐसा क्यों, क्योंकि T1 4000 है और T2 2000 है। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे आप, सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा 4, 2 माइनस 1, 1/4, तो आंसर आपका होगा बी। 9th क्वेश्चन में हमारे पास एक फ्रिज है, यहाँ पे Q2 आपकी जो हीट है वो लीक कर रही है रेफ्रिजरेटर में 1.75 किलो जूल पर सेकेंड के साथ, और जो टेम्परेचर T1 है वो 300 है और T2 जो है 258 है। यहाँ पे आपसे पूछा है मिनिमम पावर नेसेसरी टू पंप दिस हीट आउट ऑफ कंटिन्यूसली। यहाँ पे मिनिमम पावर की कंडीशन है जो आपको डायरेक्टली आप माइंड में रखनी है। अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली आपको माइंड में होना चाहिए कि मिनिमम पावर की क्या कंडीशन है। तो आपको ध्यान में रखना है Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2। कहने का मतलब है अगर आप रेफ्रिजरेटर को आप अपना सिस्टम मान रहे हो तो जितनी हीट इन कर रही है जिस टेम्परेचर से वो इक्वल टू होगी जितनी हीट आउट हो रही है जिस टेम्परेचर से, मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट के केस में। तो यहाँ पे आपका Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 1.75 इंटू T1 बाई T2, T1 बाय T2। और यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 2.03 आएगा Q1, और वर्क डन आपको पता है Q1 माइनस Q2 होता है, तो यहाँ पे 2.03 माइनस 1.75 किलो जूल पर सेकेंड आएगा, और आपका जो आंसर आने वाला है 0.28, आंसर नंबर सी। 10th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स्ड हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन में होता क्या है, आप टेम्परेचर T1 से कुछ Q1 हीट लेते हैं, और यहाँ पे आपका अगर हीट इंजन है आप कुछ ना कुछ वर्क प्रोड्यूस करवाते हो। ऐसा कभी नहीं होता कि सिंगल सोर्स ऑफ टेम्परेचर से आपने हीट ली और वर्क प्रोड्यूस करवाया, आपको कुछ ना कुछ हीट वापस देनी पड़ेगी जो कि T2 टेम्परेचर पे होगी। क्लियर। अगर आपने इस इंजन को रिवर्स किया तो जितनी भी एनर्जी इसके साथ एसोसिएट है वो रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं या हीट पंप की बात करूं तो दोनों केसेस में होता क्या है, रेफ्रिजरेटर में जो आपका टेम्परेचर T2 है आप चाहते हो वो लोअर हो, और वहां से आप हीट बाहर निकालते हो और अपने एटमॉस्फेयर में दे देते हो। क्लियर, यही करते हो। हीट पंप में क्या करते हो, हीट पंप में आप लोअर टेम्परेचर से हीट लेते हो और अपने हाउस को, सपोज सर्दियों का मौसम में आप चाहते हो कि गर्म रहे आपका घर अंदर से, तो उसमें आप हीट प्रोवाइड करवाते हो। तो ये दोनों के दोनों रिवर्स हैं, और रिवर्स में क्या होता है, आपको वर्क देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी मैंने आपको बताया उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो आपको वर्क देना पड़ेगा। तो ये दोनों रिवर्स हीट इंजन है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा ए एंड बी बोथ होगा सी। 11th क्वेश्चन में आपको बोला है दो बॉडीज हैं आपके पास, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे है, और हाईयर टेम्परेचर से एक हीट ट्रांसफर हो रही है लोअर टेम्परेचर पे। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो हाईयर टेम्परेचर पे है उसको आप और ज्यादा हाई कर दीजिए, और जो लोअर टेम्परेचर पे है उसको और लो कर दीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस को बढ़ा दो, तो इरिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। तो यहाँ पे अगर अब मैं आपको बताऊं हीट ट्रांसफर की बात, तो वो आप
अगर टेम्परेचर राइज करना है तो आप रिवर्सिबली भी कर सकते हो, इरिवर्सिबिलिटी के साथ भी कर सकते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपके पास एक पोर्ट है जिसपे आपने वाटर रखा है, यहाँ पे आप इन्फाइनाइटली स्मॉल टेम्परेचर के साथ इसको हीट दे रहे हो और इसका टेम्परेचर आपने सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। अब यही 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप, अगर ये वाटर है और यहाँ पे आपने कोई स्टिक लगाई है और इस स्टिक के साथ आप फ्रिक्शनल इफेक्ट के थ्रू अगर टेम्परेचर राइज करना चाहते हो और इसको भी आपने 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, पहले इसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी हो बट फाइनल दोनों का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये आपने इन्फाइनेटली स्मॉल टेम्परेचर दे दे के 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया और ये आपने फ्रिक्शनल इफेक्ट के साथ पहुंचाया, दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर सेम पॉइंट पे पहुंचाने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट होता क्या है, जैसे ही आप इन्फाइनेटली स्मॉल टेम्परेचर के साथ हीट को ट्रांसफर करते हो और उसके बाद फिर से हीट को ट्रांसफर किया इन्फाइनेटली स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के साथ, कंटिन्यूसली ऐसे करोगे तो रिवर्सिबली आप हीट ट्रांसफर कर पाओगे। बट एक्चुअल में क्या है, हम क्या करते हैं, अगर आपको इन्फाइनेटली स्मॉल टेम्परेचर के साथ ही काम करना है तो आपको इन्फाइनेटली टाइम चाहिए और इन्फाइनेटली एरिया चाहिए, तो ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। तो आप क्या करते हो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हीट को ट्रांसफर कर देते हो, तो जिसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ती है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी बढ़ती है। तो अगर आप उस टेम्परेचर डिफरेंस को और ज्यादा बढ़ाओगे तो और ज्यादा इरिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आएगा ए। 12th क्वेश्चन, सिस्टम इज हीटेड बाय द हीट रिजेक्टेड बाय द हीट पंप। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे साथ में डायग्राम बनाते चलेंगे। हीट पंप, अब हीट रिजेक्टेड बाय हीट पंप का मतलब है ये क्यों, तो यहां पे कोई सिस्टम है जो हीट हो रही है, एंड वेस्ट हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन, इट मींस यहां पे कहीं पे इंजन है जो कि हीट इंजन है और हीट इंजन भी कुछ ना कुछ हीट को रिजेक्ट कर रहा है, क्यों, और यहां पे वही सिस्टम है। अब ये दोनों सिस्टम यहां से और यहां से हीटअप हो रहे हैं। आगे चलते हैं, विच इज यूज टू रन द हीट पंप, इट मींस हीट इंजन हीट पंप को रन कर रहा है। क्लियर, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 50%, एफिशिएंसी इसकी 50% है, एंड सीओपी हीट पंप की है 4, बहुत बढ़िया बात है। हमें रेशो निकालनी है हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एंड द हीट सप्लाइड टू द इंजन, इट मींस हीट सप्लाइड टू द इंजन Q1 ले लेते हैं, इसको Q3 ले लेते हैं, यहां पे हमारा टेम्परेचर होगा और यहां से हीट ले रहा होगा ये टेम्परेचर से, तो यहां पे Q3 और यहां पे Q4। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया है। देखिए Q2 और Q3 ये दोनों सिस्टम को हीट अप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। एफिशिएंसी 50% है, एफिशिएंसी होता क्या है भाई, कितना वर्क मिला मेरे को और मैंने कितनी सप्लाई की। क्लियर, मैंने क्या सप्लाई किया और मेरे को कितना वर्क मिला, वो एफिशिएंसी है। तो यहां से अगर मैं बोलूं वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंजन की है 0.5 50% इंटू Q1, तो वर्क मेरे को समझ में आ गया कितना है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे सीओपी की अगर बात की जाए तो सीओपी कितना है 4, सीओपी आपको 4 दिया हुआ है। अब सीओपी होता क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय कितना आपने वर्क दिया है। अब हीट पंप में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हमें हीट चाहिए, और रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हमें हीट निकालनी है। क्लियर, तो हीट पंप में अगर हमें हीट चाहिए तो Q3 यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट है, तो यहाँ पे Q3 डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय W। यहाँ पे Q3 की अगर बात करूं तो 4 इंटू W क्या है 0.5 इंटू Q1, तो यहां से Q3 आपके पास आ गया 2 इंटू Q1। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब बोला क्या है इसने, इसने बोला कि रेशो ऑफ द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। अब सिस्टम को कौन कौन सी हीट ट्रांसफर हुई है, एक Q3 एक Q2, तो Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय Q1, ये पूछा है आपसे। Q2 कितना है, अब देखिए Q2 कितना है, मेरे को पता है W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अब यहां से अगर मेरे को Q2 निकालना है तो वो हो जाएगा Q1 माइनस W, और Q1 माइनस यहाँ पे W क्या है 0.5 इंटू Q1, 0.5 इंटू Q1, इट मीन्स Q2 मेरा क्या हो गया 0.5 इंटू Q1। क्लियर, तो यहाँ पे Q2 को मैंने 0.5 इंटू Q1 लिख दिया, Q3 को मैं 2 Q1 लिख सकता हूं डिवाइड बाई Q1, आंसर मेरा आएगा 2.5 A। 13 क्वेश्चन, हीट इंजन ड्राइव रेफ्रिजरेटर विद COP 5
पिछला क्वेश्चन हमने किया हीट इंजन हीट पंप को ड्राइव दे रहा है, और यहाँ पे हीट इंजन जो वर्क दे रहा है वो रेफ्रिजरेटर को। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है, रेफ्रिजरेटर है और यहाँ से कुछ ना कुछ हीट ले रहा होगा, हम खुद चाहते हैं हीट बाहर भेजना है, तो यहाँ पे वो हीट बाहर जा रही होगी। यहाँ पे हीट इंजन है एक, वो हीट इंजन रेफ्रिजरेटर को वर्क दे रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि इंजन ने जो वर्क प्रोड्यूस किया उसका कुछ पार्ट रेफ्रिजरेटर में गया और जो बाकी पार्ट बचा वो कितना है 500 किलो जूल। तो ये 500 किलो जूल एक्चुअल में क्या है, ये है आपका W1 माइनस W2। क्लियर? अगर मैं W1 इसको लेता हूं और W2 इसको लेता हूं, बिल्कुल क्लियर। यहां से भी इसने कुछ ना कुछ हीट ली होगी और कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट की होगी, हमें उस पर नहीं जाना, डायरेक्ट चलते हैं। रेफ्रिजरेटर अगर सीओपी इन्होंने 5 दिया है, और सीओपी रेफ्रिजरेटर का क्या क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, यहाँ पे ये हीट बाहर निकालनी, और ये हीट कितनी दी है 4000 डिवाइड बाय वर्क, कितना वर्क उसको दिया गया, तो W2। यहाँ पे W2 मेरे पास आ जाएगा 4000 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे 800 मेरे पास W2 आया। मेरे को पता है W1 माइनस W2 500 है, यहाँ पे W1 इज इक्वल टू आ जाएगा 500 प्लस 800, जो कि आंसर आपको देगा 1300 D। 14 क्वेश्चन, 1 mole of the ideal gas is compressed to half of its initial volume and also simultaneously heated to twice its initial temperature। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए आता है। आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस फॉर्मूले को थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन लगाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ऐसा चेंज इन एंट्रोपी का जिसमें आपका चेंज इन टेम्परेचर भी आए, चेंज इन वॉल्यूम भी आए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, डेल्टा एस इज इक्वल टू CV ln T2 by T1 प्लस R ln V2 by V1। अब यहाँ पे देखिए ऐसे फॉर्मूलों की लिस्ट मैं आपको एक लेक्चर में प्रोवाइड करवा दूंगा, कंप्लीटली थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंट्रोपी, एंथैल्पी, सभी के ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस के लिए, तो वो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए डेल्टा एस इज इक्वल टू CV ln, अब यहाँ पे T2 by T1 क्या है, मैक्सिमम जो फाइनल टेम्परेचर था आपका वो क्या है ट्वाइस, तो 2T by T, अगर ये T है तो वो 2T है, प्लस R ln। अब V2 by V1 क्या है, आपका हाफ हो चुका है वॉल्यूम, तो आप यहाँ पे हाफ लिख दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो CV ln 2 प्लस R ln 1 माइनस R ln 2, क्योंकि ln 1 by 2 को आप ln 1 माइनस ln 2 लिख सकते हो, तो यहाँ से ln 1 जीरो हो गया, तो ये टर्म तो जीरो हो गई, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो CV माइनस R इंटू ln 2, ये आपका आंसर होगा B। 15th क्वेश्चन, एंट्रोपी इज एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ, 2015 का ये क्वेश्चन है आरआरबी जेई का। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि हीट का ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है, और टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जब हीट का ट्रांसफर होता है, अगर आपने इनफाइनाइटली स्मॉलली ट्रांसफर किया है हीट का, तो आप रिवर्सिबली कर पाओगे, अदरवाइज इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, और उस इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान जब आप हीट ट्रांसफर कर रहे होंगे आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो एंट्रोपी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का और हीट का। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन हीट मिल रहा, कोई बात नहीं, बी में प्रेशर एंड टेम्परेचर मिला, सी में टेम्परेचर एंड वॉल्यूम मिला, कहीं पे भी आपको हीट एंड टेम्परेचर नहीं मिला, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको डी करना है। 16th, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 327 डिग्री सेल्सियस, प्रोड्यूस कर रहा है 300 किलो जूल वर्क, और यहाँ पे एंट्रोपी चेंज पूछा है ड्यूरिंग द हीट एडिशन। ड्यूरिंग द हीट एडिशन का मतलब है अगर टेम्परेचर आपका ये है, यहाँ से जो हीट आपकी आ रही है जो इंजन में गई है, ये इंजन कौन सा है, कार्नोट इंजन है, यहाँ से कुछ हीट रिजेक्ट की होगी और ये टेम्परेचर T2 में गई है, तो ये हीट आपकी टेम्परेचर T1 से आ रही है, इसकी वजह से क्या चेंज इन एंट्रोपी आया वो बताया है। तो यहाँ पे देखिए 327 प्लस 273, 600 केल्विन यहाँ का टेम्परेचर, 273 प्लस 27 लगभग 300 केल्विन यहाँ का टेम्परेचर, जो आपने वर्क प्रोड्यूस करवाया है वो है 300 किलो जूल। एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी किसी भी कार्नोट इंजन की होती है 1 माइनस T2 बाई T1। अब यहाँ पे T2 बाई T1 रखिए, तो 300 डिवाइड बाई 600 1 बाई 2, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी आ गई 0.5। अब एफिशिएंसी अगर आपके पास आ चुकी है तो आपको पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना आपने वर्क प्रोड्यूस करवाया और कितनी आपने सप्लाई की हीट। तो यहाँ पे आपके पास Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा वर्क कितना है 300 किलो जूल डिवाइड बाई एफिशिएंसी 0.5, तो ये आ जाएगी आपकी 600 किलो जूल। क्लियर? तो Q1 टेम्परेचर T1 से कितनी हमने हीट ली वो 600 किलो जूल है। अब पूछा क्या इसने, एंट्रोपी चेंज। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, माइंड में आपने रखना है कभी भी सिस्टम
सिस्टम की अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा, तो डायरेक्टली Q बाई टी से आप चेंज इन एंट्रोपी निकालिए। अब यहाँ पे अगर हीट 600 केल्विन के सोर्स से आ रही है, तो हमारे लिए अभी पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ये हमारे लिए सिस्टम है। अब सिस्टम से हीट बाहर निकली है और हमें पता है सोर्स का टेम्परेचर कभी डिक्रीज नहीं करता, तो डायरेक्टली Q बाई टी से हम आंसर निकालेंगे। डायरेक्टली लिख सकता हूँ चेंज इन एंट्रोपी Q बाई टी, Q1 बाई T1। तो यहाँ पे Q1 कितना है 600, T1 कितना है 600, आंसर आएगा मेरे पास 1B। 17th, which of the following expression gives the entropy change in an isobaric heating process? डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, लिस्ट में आपको एक लेक्चर में कंप्लीटली दे दूंगा जो डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो डेल्टा एस जो है यहाँ पे आपका सीपी के साथ अगर हम स्टार्ट करें, सीपी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस आर एल एन पी टू बाई पी वन। क्लियर। यहां पे देखिए अगर आपका आइसोबारिक प्रोसेस है तो P2 इज इक्वल टू P1 होगा। अगर P2 इज इक्वल टू P1 है तो ये कटेंगे और ln 1 आएगा और ln 1 होता है 0, तो आपका आंसर आना चाहिए Cp ln T2 बाई T1। और यहाँ पे आंसर आएगा A। M के साथ इसलिए इंटू किया है कि अगर आप कंप्लीटली मास के साथ इंटू कर देंगे तो आपका आंसर आएगा A। 18th, the latent heat of evaporation of water at 100 डिग्री सेल्सियस इज 2560 किलो जूल पर केल्विन। ये डिग्री सेल्सियस में है तो 2560 हमारे पास लेटेंट हीट है। व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी इन किलो जूल पर केजी केल्विन एसोसिएट विद इवेपोरेशन। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको माइंड इतना ही लगाना है, लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट में आपका फेज चेंज कर रहा होगा और वहां पे लेटेंट हीट में होता क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये वाला पार्ट आपका लेटेंट हीट का है। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली वही बात माइंड में रखनी है कि कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो आपको डायरेक्टली Q बाई टी फॉर्मूले से आंसर निकालना है। तो यहां से चेंज इन एंट्रोपी आपके आने वाला है डेल्टा Q बाई टी। यहाँ पे जो भी आपकी लेटेंट हीट है वो कितनी है 2560 किलो जूल पर केल्विन। टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में आएगा 373। इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आपका 6.86 किलो जूल पर केजी केल्विन आएगा, आंसर डी। 19th, कंसिडर द फॉलोइंग टू प्रोसेसेस। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास सोर्स है, दूसरा सिंक है और यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है। क्लियर। जो हमारा सोर्स है पहले प्रोसेस में 1200 केल्विन पे है और जो सिंक है वो 800 केल्विन पे है और यहां से जो ट्रांसफर हो रही है 2500 किलो जूल। अब आपको पता है कि सोर्स से अगर आप हीट लेते हो तो उसका टेम्परेचर वेरी नहीं करने वाला। इट मीन्स हम डायरेक्टली Q बाई टी वाले फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से हीट बाहर की तरफ जा रही है तो माइनस आएगा। माइनस हीट कितनी है 2500 डिवाइड बाई 1200 प्लस, यहाँ प्लस क्यों, क्योंकि हीट अंदर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे Q कितना है 25 डिवाइड बाई T कितना है 800। क्लियर। अगर मैं दूसरे प्रोसेस की बात करूं, यहाँ पे जो सोर्स है वो 800 केल्विन पे है और सिंक 500 केल्विन पे है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2000 डिवाइड बाई 800 प्लस 2000 डिवाइड बाई 500। इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। ये हमें पता है चेंज इन एंट्रोपी हमने निकाला है, तो चेंज इन एंट्रोपी थोड़ा सा आप इसे सोल्व करिए तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1.04 के करीब और ये आंसर आएगा 1.5 के करीब। अब देखिए जो सेकंड प्रोसेस है उसमें चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा है। अगर चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा है तो इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा है, तो इट मींस आपका आंसर होना चाहिए बी, प्रोसेस 2 इज मोर इरिवर्सिबल देन प्रोसेस 1। 20th क्वेश्चन, कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन एसोसिएट विद द थ्री टेम्परेचर रिजर्वायर। 100 केल्विन पे है, 500 केल्विन पे है, 300 केल्विन पे है। तीनों से हमें कुछ ना कुछ हीट का इंटरेक्शन है। यहाँ पे हमें थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है और वो भी रिवर्सिबल की। देखिए हमें पता है डेल क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखिए अगर रिवर्सिबल साइकिल है देन डेल्टा क्यू बाई टी साइक्लिक इंटीग्रल उसका इक्वल टू 0 होगा रिवर्सिबल के केस में। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे, अब देखिए अगर मेरे पास सिस्टम है ये, अगर सिस्टम है मेरे पास रिवर्सिबल इंजन, तो यहाँ पे हीट एंटर कहां से कर रही है Q1 से, तो एंटर अगर कर रही है तो आपको प्लस ही लेना है। तो यहाँ पे हीट है 100 डिवाइड बाई इसका टेम्परेचर 1000 प्लस। अब Q2 भी इन ही कर रही है तो भी प्लस आएगा, तो 50 डिवाइड बाई 500। यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, क्योंकि Q3 सिस्टम से बाहर की तरफ गया है। तो Q3 डिवाइड बाय टेम्परेचर है 300।
अब ये इक्वल टू होगा 0 क्योंकि ये रिवर्सिबल हीट इंजन की बात यहाँ पे हो रही है। इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 1/10, 2/10, 1/5, देन 1/5 इज इक्वल टू Q3/300 और यहाँ पे आपके Q3 इज इक्वल टू 60 किलो जूल आ गया। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एफिशिएंसी अगर मेरे को निकालनी हो तो 1 माइनस क्यू जो रिजेक्टेड है डिवाइड बाय क्यू जो ऐड हुई है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस क्यू रिजेक्ट कितनी है Q3 डिवाइड बाय ऐड कौन सी हो रही है Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पे मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा Q3 है मेरा 60 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 150। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो एफिशिएंसी मेरे पास आएगी 60% जो कि आंसर है ए। ओके फ्रेंड्स, सेकंड लॉ का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं एंथैल्पी लेके आने वाला हूँ। 20 क्वेश्चंस एंथैल्पी के करेंगे जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही और एग्जामिनेशन के ही पेपर उठाए जाएंगे। और उन 20 क्वेश्चंस के बाद एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं बचेगा जो आप जेई प्री में सोल्व ना कर पाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि जो भी सीरियस एस्पिरेंट है एसएससी जेई का, आरआरबी जेई का या स्टेट लेवल जेई एग्जाम्स का, वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अभी हम रिवीजन क्लासेस पे हैं, आने वाले टाइम पे हम आपको थ्योरेटिकल कंप्लीट नॉलेज के साथ पूरा कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे इसी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।